बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ, इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मंडे का दिन है और खुशगवार सुबह का आगाज़, हल्की बुल्की धूप ही थी, बड़ा खुशगवार सा एहसास हो रहा था जी। शदीद सर्दी अभी आगे आएगी, दिसंबर शुरू हो चुका है लेकिन जो सर्दी होनी चाहिए अभी वो महसूस नहीं हो रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अच्छा मौसम आए और हम सब सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी गुजारे। प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं जी। शाहिद सिप्रा साहब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ चलेंगे। साई साहब को हम मुबारकबाद देना चाहेंगे। क्राइम रिपोर्टर्स में साई साहब माशाल्लाह जो है कामयाब हुए हैं और बड़ी जिम्मेदारी, नो डाउट। साई साहब पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। तो बड़ी जिम्मेदारी महसूस हो रही? वो तो है। अब देखें, पहली दफ़ा हिस्ट्री में, लाहौर की हिस्ट्री में क्राइम रिपोर्टर्स की एसोसिएशन बनी है और पहली दफ़ा इंतखाबात हुए हैं और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी है, अल्लाह ताला का करम हुआ है। उसमें बड़े ताकतवर लोग भी थे, हर बंदे ने कोशिश की है। हम तो पहली दफ़ा इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे प्रेस क्लब के प्लेटफार्म से, तो बड़ा अच्छा लगा। बड़ी ज़बरदस्त मुकाबले की फ़िज़ा थी। सिप्रा साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, जैन साहब, इरफान मलिक साहब, अहमद रजा साहब आपके इदारे की और मेरे कामयाबी दीगर जितने भी क्राइम रिपोर्टर, बड़े सीनियर जूनियर, हम सब ने मिलके 10-15 दिन का ये इवेंट था, बड़ी एफर्ट की और फिर अल्लाह ताला ने एक वोट से हमें फतह दी है और ये अल्लाह ताला का करम है। इसमें बंदे का तो कोई कमाल नहीं, बेशक, लेकिन ये सारा कुछ अल्लाह ताला का दिया हुआ है, हमने सिर्फ कोशिश की है। बेशक। चले जी, अल्लाह ताला आगे भी आपको इसी तरह से कामयाब करे और आपके मकसद में, आपके काम में अल्लाह ताला बहुत सारी कामयाबियां लेके आए और ये जिम्मेदारी आपको अच्छे तरीके से निभाने की तौफीक दे। हमारी पहली खबर क्या है जी? शॉपर सिंगल यूज प्लास्टिक पर मुकम्मल पाबंदी, 10 दिसंबर से 50,000 जुर्माना होगा। बारहा ये हमने सुना और इस तरह से तंबीह भी की गई, जुर्मानों का भी कहा गया, लेकिन अगेन ये जो इतने रैक में शायद सिप्रा साहब, अली साई साहब देख रहे हैं, ये होल सेल में ना दुकानों में ये बड़े बड़े उन्होंने रखे हुए हैं, ये स्टॉक किधर जाएगा? ये शायद सिप्रा साहब से आगाज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर ज्यादा सख्ती हुई तो फिर तो सील हो जाएंगे या जला दिए जाएंगे या स्टॉक हटा लिया जाएगा। अल्टीमेटली आपको यकीन आ गया कि ये हो जाएगा? इससे पहले भी हो जाएगा कह रहा हूँ। हाँ, अच्छा। अब हम एक साल अगर पीछे चले जाएं, जब हमारी मौजूदा सीएम ने हलफ लिया और उसके बाद भी एक दफ़ा ये कैंपेन शुरू की गई कि आपकी जो दुकानें हैं, रेडी बान है, किसी जगह पे ये शॉपिंग बैग जो प्लास्टिक का है ये इस्तेमाल नहीं होगा। और कोई एक हफ़्ता 10 दिन तक सख्ती भी बड़ी रही, फ़ाइन भी किए गए। इवन दूध दही की दुकानों पर भी लोगों ने ख़ुद ही अपने पेपर अवेज़ा कर दिए कि अपने बर्तन घर से लाएं, शॉपिंग बैग पर पाबंदी लगाएगी। लेकिन हालांकि ना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस चीज़ को समझ लें कि ये प्लास्टिक का शॉपिंग बैग जो है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कोई भी कैंपेन जब गवर्नमेंट लॉन्च करती है उससे पहले सबसे ज़्यादा हमारी आवाम की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उसमें हम लोग ज़्यादा शामिल होते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट इस तरह के इक़दाम उठाती है। बेसिकली इसके दीगर क्या मसाइल होंगे, हो सकते हैं कि आपकी जो इन्वायरमेंटल चेंजेस इस वक्त आ रही हैं, स्मोक से अल्लाह किया बहुत फ़र्क हुआ है, उसमें हवाओं के रुख का मामला है। मैं तो हमेशा कहता हूँ ये कुदरत का है, ये आपकी पंजाब गवर्नमेंट हो, कोई गवर्नमेंट हो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक रात में हवा चल, सारी चीज़ें ठीक हो गई, बहुत बेहतरी आ गई। इस वक्त भी है लेकिन लोगों को भी एहतियात करने की ज़रूरत है। अब हम आ जाते हैं कि इसको पाबंदी लगा दिया जाता है, हमेशा जड़ से नहीं पकड़ा जाता, इसको बना कौन रहा है? हाँ बिल्कुल, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सो हम बात कर रहे थे कि प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी की 10 दिसंबर से 50,000 जुर्माना होगा और आज मेरे ख्याल से 2 तारीख है। शायद सिप्रा साहब देखिए, हम बात कर रहे थे कि जड़ पे हमें पहले जाने की ज़रूरत है कि इसको बना कौन रहा है। अब वो एक बहुत बड़ी कारोबारी एक तादाद होगी शख्सियात की जो इसको इसके साथ मुंसलिक है, यहाँ से ठीक है। वो ये नहीं होगा वजह से चलता आ रहा होगा, बहुत पुराने इससे लोग मुंसलिक होंगे कि आज तो नहीं बन रहे। दुकानों पर चले जाए मार्केट में, ये दुकानें तो बाद में आती है ना, जिनके पास छोटी इंडस्ट्री है, प्लास्टिक दाना फैक्ट्री है, प्लास्टिक फैक्ट्रीज हैं जहाँ ये बन रहा है सारा। उसके बाद बनने के बाद आपकी होलसेल में आई, होलसेल के बाद आपकी, मतलब आप कह रहे हैं कि उनका कारोबार एक पूरा साइकिल है। उनको आपने ऑन बोर्ड लिया है कि बस कह दिया कि 7 दिन बाद जो है वो आपको फाइन करेंगे। और मुझे बताएं 50,000 रुपया जुर्माना, और ये जो हम छोटी छोटी दुकानें दिखा रहे हैं जिसमें इतना बड़ा माल, 50,000 रुपया जुर्माना वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता कम अज कम।
ये 2-4-5 हज़ार तक तो हमारी कैपेसिटी है, हम इसको हंस के कबूल कर लेते हैं जुर्माने को, लेकिन इतने रुपए तक मुश्किल हो जाएगा आजकल। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को डिसीजन अच्छा है, इस पे जाना भी चाहिए। सेहत के मामलात को देखा जाए तो वो भी इससे मुंसलिक हैं, आपकी आलूदगी के मामलात, इन्वायरमेंट के मामलात को देखा जाए वो भी इसके साथ मुंसलिक हैं। ये नुकसान ये सारी चीजें। अच्छा, फिर सीवरेज का जो हमारा सिस्टम है, जो मानसून में इश्यूज आते हैं, उसके बहुत सारा वो देखते हैं हम बंदी ये प्लास्टिक यही बैग करते हैं। इसको जहाँ पे फेंक देंगे, इसने ना गलना है ना सड़ना है, इसने इसी तरह ही रहना है, फिर उसका नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट का साथ देने की ज़रूरत है, लेकिन अचानक से किसी पे शब खून मार देना, किसी के कारोबार को बंद कर देना, शायद ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं। मैं कह रही हूँ साल से ये कैंपेन सुन देखें उस वक्त चलाई थी ना, इन लोगों को टाइम तो दिया जा रहा है ना कि अपना मैं कह रहा हूँ कि इनकी एसोसिएशन होगी ना, ये प्लास्टिक बैग एसोसिएशन लाजमी होगी। ये हो ही नहीं सकता कि ताजर कोई कारोबार कर रहा हो और एसोसिएशन उसकी एसोसिएशन ना हो। अच्छा, फिर एसोसिएशन सिर्फ एक जमात की नहीं होगी, ये पॉलिटिकल जितनी पार्टीज हैं उनकी अलग-अलग अपनी एसोसिएशन होंगी। आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उनको ऑन बोर्ड ले, उनके साथ मुज़ाकरात करे, उनके साथ डायलॉग्स करे। अगर नहीं मानते फिर रियासत के सामने आपने 2 हफ्ते पहले ही देखा है कि बड़े बड़े को घुटने टेकना पड़ते हैं, दौड़ना भी पड़ता है, तो फिर ये भी दौड़ जाएंगे, अल्टीमेटली आपका कारोबार चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे डीसी और डीपीओ को मौसर नफाज का हुक्म दिया गया है, यानी इस चीज को यकीनी बनाना है डीसी साहब ने, अली साहिब साहब। हाँ बिल्कुल है ना। ये पहले तो ये बात कर लें जो सिपर साहब कर रहे थे कि देखिए अगर तो आप फैक्ट्रीज को इंश्योर करवाएं कि आपने 75 माइक्रोन से कम प्लास्टिक शॉपिंग बैग जो है वो नहीं बनाने, तो ये चीज़ें भी इंश्योर की जा सकती हैं कि आप जहाँ से बन रही है वहीं पे आप ऑपरेशन कर लें। आपको इतने बड़े मैसिव लेवल पे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैक्सिमम 1 माह का लोगों के पास होगा पड़ा हुआ सामान सारा। लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे कि शॉप्स पे जाके रेड्स करेंगे, फिर आपको पता है यहाँ पे तो पुलिस वाले और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वाले ये वाली चीज़ें चाहते हैं कि किसी ना किसी जगह से, ये तो उनकी एक इजाफी दिहाड़ी लग जाती है। रूटीन की चीज़ें तो चल ही रही होती हैं, जो तजावज़ात वालों को वो ओबलाइज कर रहे होते हैं। जब मार्केट 8 बजे बंद होनी है तो उसमें कोई शॉप्स खुली हैं उसको वो ओबलाइज करते हैं, बहुत सारे इनके मामलात हैं। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उस पर आपको पता है खसूसी ऑपरेशन होते हैं, और जहाँ पे खसूसी ऑपरेशन होते हैं फिर वहाँ पे खसूसी दिहाड़ी भी होती है। तो यहाँ पे डीसी के लोग करें या पुलिस करें, इन दोनों ही महकमों ने चीज़ों को इंश्योर करवाना होता है जो इस तरह की होती हैं। लेकिन शॉप्स की बजाय जहाँ से ये बन रहा है, जहाँ पे ये असल चीज़ें होती हैं तैयार होकर निकलती हैं, वहाँ पे फोकस करना चाहिए, ना कि आपको शॉप्स पे जाना चाहिए, शहरियों को तंग करना चाहिए। आप इसकी प्रोडक्शन ही बंद कर दें, बजाय इस बात के कि आप एक एक दुकान पे जाएं, वहाँ पे जाके चेक करें। वो मैक्सिमम कितनी देर निकाल जाएगा, 1 माह निकाल जाएगा, 1.5 माह निकाल जाएगा। जहाँ हम 70-80 सालों से ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, 1 माह और आप बर्दाश्त कर लें। तो मसला ये है कि अगर तो आपने ये जड़ से ख़त्म करना है तो उसका असल हल यही है कि आप फैक्ट्री मालकान को इंश्योर करें और उनको कहें कि जब तक आपने ये बनाएंगे और किसी जगह पे एक भी इस तरह का शॉपिंग बैग मिला तो आप पे बड़े भारी जुर्माने होंगे। तो अगर आपने दुकानों पे फोकस करना है तो वो तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अगर पीछे से फैक्ट्री से बन के आ रहा है तो डायरेक्ट जो है वो किसी भी छोटा दुकानदार जिसको ज़रूरत है वो वहाँ से ख़रीदता जाएगा। और इसमें एक और भी फ़ायदा है ना, जो बिल्कुल बारीक शापर है, किसी दुकानदार को अगर मोटा शापर ख़रीदता है तो उसमें 10 आएंगे, और अगर वो बारीक शापर ख़रीदता है तो उसको 20 आएंगे। वो तो अपनी जो है फ़ायदा ले रहे हैं, वज़न के हिसाब से भी तो ये मामला है। तो मसला ये है कि गवर्नमेंट का ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, चूँकि आपको पता है हर मोहल्ले में गली में पानी खड़ा होता है, जब सफाई होती है तो अंदर से शॉपिंग बैग निकलती है। तो ये चीज़ें, आपके सीवरेज मसाइल, आपके एनवायरमेंटल चेंज, माहौलियाती बहुत सारे मसाइल, और इसमें कोई केमिकल भी ऐसे होते हैं, कोई इसमें अगर आप लिक्विड चीज़ें डालते हैं तो वो भी नुकसानदेह हैं। मैं तो सुबह के टाइम लोगों को नाश्ता इसमें लेके जाते हुए हमारे जितनी रेडियाँ बाजार, हाँ जी, सालन गरम, इसमें चने वगैरह, इवन लोग दूध का। एक और चीज़ है कि अगर आपका कोई मोहल्लेदार, कोई दोस्त वो कोई कपड़ा लेके रोटियां लेने चला जाए तो उसको हम बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं। कोई बर्तन लेके दूध दही लेना चला जाए तो उसको उससे भी ज्यादा मजाक। शॉपिंग बैग में आप गरम नान, हमारा ये रवाज ही है, गरम नान, गरम दूध, चाय मैंने देखा है कि शॉपिंग बैग में आ रही होती है। तो हर चीज जो है वो आपकी शॉपिंग बैग में आ रही है। नहीं जी, ये चीजें। और एक और भी चीज है कि जो दुकानदार SOPs के मुताबिक वो शॉपिंग बैग देते हैं, जो आपको पता है जो वेस्ट हो जाते हैं, उसका किसी जगह पे 60 रुपये है, कोई छोटा दुकानदार 5-10 रुपये, उसके इजाफी पैसे फिर आपको देने पड़ते हैं। तो मसला ये है कि इस तरह के अगर आपने क्रैकडाउन करने हैं, इस तरह का एक्शन लेना है तो उसके
असल वजह ये है कि ये आपके मुख्तलिफ चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। तो जो लोग इसको तैयार करते हैं उसको आप वहाँ से बंद कर दें, आपकी चीज़ें ठीक और थोड़ा सा हम लोग को भी मिलके इस चीज़ को मतलब जितनी मर्जी गवर्नमेंट कैंपेन चला ले, ये कामयाब तब होगी जब हम लोग इस चीज़ की हौसला शिकनी करना शुरू होंगे। अल्टीमेटली आपकी सेहत से ये चीज़ें जुड़ी हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें। घर से कोई कपड़े का बैग लेके जाने में या फिर घर से बर्तन लेके जाने में कोई कबाहत नहीं एक और चीज़ भी है ना, देखें पिछले दिनों में स्मोक के दिनों में कितना मैसिव यहाँ पे क्रैकडाउन भी हो रहे थे, मॉनिटरिंग भी हो रही थी, इन्फोर्समेंट भी हो रही थी। लेकिन मुझे एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने 2 भट्टे वहाँ पे चल रहे थे, वो फुटेज भेजी, फिर कोई इंडस्ट्री किसी जगह पे चल रही है, धुआं छोड़ रही है। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। असल कानून सिर्फ गरीब के लिए, जो बड़े लोग हैं उन पे आप इम्प्लीमेंट करवा ही नहीं सकते। किसी सियासतदान की सिफारिश आ जाएगी, किसी हाँ, तो इसलिए शाहिद सिप्रा साहब ने सही कहा, ये बड़ी फैक्ट्रियों को, कारखानों को जहाँ पे ये बन रहे हैं, पहले उनको जाके जड़ से ये चीज़ें ख़त्म करनी होंगी, फिर आके ये छोटे छोटे दुकानदारों को। नहीं तो सारा बेचारा नजला जाके इन पे गिरना है, जाके 50-50 हज़ार पे जुर्माने इनको होने, और वहाँ पे फैक्ट्रियों में ये चीज़ें बनती रहनी है। तो कार्रवाई वहाँ करने की जरूरत है। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। हमारे पास अगली खबर क्या है जी। क़ारी इमरान अजीज साहब ने मरकज़ी सेहत का दौरा किया है और लिद्धर में ही मरकज़ी सेहत मौजूद है, जहां पर उन्होंने जाकर जायजा लिया है। BHU में अद्वियात का स्टॉक और स्टाफ की हाजिरी चेक की। मरीजों की जानिब से दस्तयाब सहूलियात पर इजहार इत्मीनान किया गया। अली साही साहब। अना ख्वाजा इमरान अजीज साहब तो आपको पता है वर्कर आदमी है, हम तो उनको हमेशा फील्ड में देखते हैं। कभी वो हॉस्पिटल में होते हैं, कभी वो कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं। तो ये वैसे बड़ी खुशाइन चीज़ है कि आपके पास जो आपके मिनिस्टर्स हों वो आपका बोझ जो है वो बिठाएं। तो ख्वाजा साहब ने, मैं तो पिछले, आपको एक मज़े की बात बताऊं, ख्वाजा साहब जब सियासत में आ रहे थे तो मैं तब से जानता हूँ, मैं स्टूडेंट था। तो तब मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ यहाँ से बाहर थे। तो प्रेस क्लब से मेरे एक दोस्त हैं, उनकी कॉल आई कि आप प्रेस क्लब आएँ। बड़े साई साहब खजानची थे तब प्रेस क्लब। तो ख्वाजा, मैं वहाँ पे गया तो बिल्कुल यंग मैन, छोटी छोटी दाढ़ी, सफ़ेद रंग की गाड़ी में आया। तो पता चला जी कि नवाज शरीफ के हक़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। अच्छा। तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैंने कहा आपको पता है किस तरह के हालात चल रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। ख्वाजा साहब प्रेस क्लब के अंदर चले गए, आप यकीन करें और कोई बंदा आया ही नहीं। फिर ख्वाजा साहब हमें ले गए दयाल सिंह मेंशन कि वहाँ पे जा करते हैं। वहाँ पे एक होटल था बड़ा मशहूर मरूफ, वहाँ पे भी लोग इकट्ठे ही नहीं हुए, लेकिन ख्वाजा साहब वहाँ पे मौजूद रहे। तो इस तरह का वर्कर जो आपका शुरू से लेकर आपको इस तरह का सपोर्ट करता है, इस तरह के लोग अगर आपके साथ होंगे तो आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। और ख्वाजा साहब मेरा ख्याल है दूसरी या तीसरी दफ़ा हेल्थ मिनिस्टर बने और पूरे वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। वो हमने देखा है अगर गवर्नमेंट में नहीं भी हैं तो सबके साथ उनका राब्ता रहता है। कोई हमें कोई इशू हो, एक मैसेज करें उस पर वो फौरी रिप्लाई आता है। मेरा एक ज़ाती सा मसला था, मैंने एक दिन डरते डरते ख्वाजा साहब को मैसेज किया तो ख्वाजा साहब ने फौरी तौर पे उसका रिस्पांस दिया और वो मसला हल भी हो गया। तो इस तरह के जो लोग हैं वो वैसे ही आपके लिए ब्लेसिंग है। और जो चीज़ उन्होंने पकड़ी है ना कि जो मराकज़ सेहत है इनकी रिवैम्पिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हम अस्पतालों में रश बढ़ने की बात करते हैं, ये मराकज़ सेहत, करीबी मराकज़ सेहत है, यहाँ पर अगर वो सहूलियात मिल जाए जो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार की सूरत में आपके अस्पतालों की OPD में जो है वो रश कम होगा। मलेरिया से मुतासरा लोग, डेंगू से मुतासरा लोग, माइनर से दवाइयाँ लेने के लिए जो लोग जाते हैं वो आपके करीबी मरकज़ी सेहत में हो, वहाँ पर बाएतमाद डॉक्टर हो, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। शाहिद सिप्रा साहब। देखें, इसमें तो कोई शक भी नहीं है कि आप अगर सराउंडिंग में, शहर के या अतराफ में जितनी आपके इस तरह के मराकज़ हैं, इवन आपके गुंजान आबाद इलाकों में इस तरह की डिस्पेंसरीज और मराकज़ मौजूद हैं, लेकिन उस तरह से फाल नहीं होंगे तो लोग अल्टीमेटली आपके जनरल सर्विसेज में, हॉस्पिटल, मैं फाल का वही मतलब ले रहा हूँ। तो डॉक्टर्स और मेडिसिन अद्वियात अगर मुयसर नहीं है और मशीनरी जो आपको उस वक्त रिक्वायर्ड है छोटी मोटी वो भी नहीं है, तो क्या होगा? अल्टीमेटली आप बाकी हॉस्पिटल्स में जाएंगे और जब सरकारी हॉस्पिटल की तरफ रुख करेंगे बड़े, तो वहाँ पर रश पड़ेगा और रश का अल्टीमेटली क्या, लाइनों में लगना पड़ेगा। अब क्या है, हम आ जाते हैं जी ख्वाजा साहब के। पहले तो ये होता है कि माजी में हुकूमतें क्या करती हैं, या फिर आपके लाहौर के साथ ज़्यादा मुंसलिक रहती हैं कि यहाँ पे सहूलियात दी जाएं, या फिर यहाँ से जो सूबे का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है वो जहाँ से इलेक्ट होते हैं वहाँ जाके उस हल्के में काम करवाते हैं।
ख्वाजा साहब का आपको पिछले 1 महीने के दौरे अगर चेक करें तो कभी आपको उकाड़ा दीपालपुर नजर आएंगे, कभी आपको अहमदपुर सियाल, कभी किसी इलाके में, कभी किसी इलाके में। इसका क्या मतलब है कि उनकी तरजीहात में लाहौर शायद होगा, लेकिन उनकी तरजीहात में ये भी शामिल है कि आपके मज़ाफ़ात के जो इलाके हैं जहाँ लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलत है वहाँ भी पहुँचना है। और इन इलाकों में जो मराकज़ होते हैं डॉक्टर्स मौजूद भी हों तो वो अपनी हाजिरी नहीं लगाते, वो चेक भी नहीं करते। वो आते हैं धूप पे बैठे, चाय कॉफ़ी पी और उसके बाद चले गए। अद्वियात होना ना होना वो बड़ी दूर की बात होती है। इसलिए मेरे ख्याल में ये जो इकदाम कर रहे हैं, पिछले जो एक वीडियो भी आई हुई थी वो मेडिसिन का पूछ रहे थे, शायद शेखुपुरा साइड की थी, तो अगर किसी से बात वही है कि फॉलो अप जो है ना वो हो तो चीज़ें सारी ठीक हो जाती हैं। अगर मिनिस्टर साहब खुद जा रहे हैं, वो अगर पूछ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है वहाँ बैठने वाला जो डॉक्टर है, जो आपका MS है, सर पे खौफ है, उसको पता है कि किसी वक्त भी कोई चेकिंग हो सकती है। और वो जो फिजा है खौफ की, या उसको एडमिनिस्ट्रेटिव आप नाम कोई दे लें, उसकी बुनियाद पर चलें 100 में से 50 लोगों को तो कुछ ना कुछ सहूलत मिलेगी। इसलिए मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के साथ इस तरह के वुज़रा और इस तरह के जो लोग अगर शामिल रहते हैं तो वो गवर्नमेंट की नेक नामी के लिए होते हैं, वो उनको किसी मुश्किल में नहीं डालते। और ये सेहत सहूलियात ऐसे लोगों को मैं तो ये कहूँगा कि वज़ीर आला साहिबा को कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। बेशक ऐसे लोगों को उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत होती है। और ये देखें, इलेक्शन हमेशा आपकी तालीम और सेहत पर लड़ा जाता है, और सेहत में अगर आपके पास ऐसा बंदा है जो कि आपके ग्रास रूट लेवल पे जा रहा है, देही इलाकों में जा रहा है और वहां से चीजों को देख रहा है, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को साथ देना। तो हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि ख्वाजा साहब की हमेशा ये बहुत ज़्यादा एफर्ट रहती है कि ये जिस तरह बेसिक हेल्थ यूनिट में गए हैं, इस तरह से बहुत सारी जगहों पर वो जाते रहते हैं और मरीजों को सहूलियात फराहम करने के लिए हमेशा कोशा रहती हैं। तो बेशक इसको CM साहिबा को भी सपोर्ट करना चाहिए, मैक्सिमम सहूलियात देनी चाहिए, क्योंकि सेहत वो मामला है जिस पे बिल्कुल नो कॉम्प्रोमाइज़ है। तो जितने शहर के बड़े सरकारी हॉस्पिटल हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ के मसाइल की तरफ भी अगर CM साहिबा खुसूसी तवज्जो दें, और इस तरह की टीम अगर आपके पास हेल्थ मिनिस्टर्स की सूरत में मौजूद है, मेरे ख्याल से बहुत सारे मामला ये हल करने में मदद कर सकते हैं। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे हमारे साथ में। वेलकम बैक वंस अगेन। कम उम्र ड्राइवर्स की गाड़ी और मोटरसाइकिल बंद और जुर्माना भी होगा, लाजमी तौर पर होना चाहिए। और मेरे ख्याल से रोजाना फोकस जो है सबसे ज्यादा इसी चीज पर होना चाहिए। कम उम्र ड्राइवर्स ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए बहुत खतरे का बायस बनते हैं। कम उम्र बाइकर्स और साथ साथ ये जो कम उम्र चिंची रिक्शे चला रहे हैं, प्लीज इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करे। शाहिद सिपरा साहब, आप कह रही हैं फोकस क्या होना चाहिए? साडा फोकस होंदा ही इस गल ते ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਨਾ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, और तो कुछ ਲੱਭਦਾ नहीं। इस शहर में सिर्फ मोटर बाइक वाला ही तो वायलेशन कर रहा है, और तो कोई वायलेशन ही नहीं कर रहा। नहीं, ऐसे तो ना गाड़ी जो आपको बजाय नजर आता है वो तो यही है। आप देख लें किसी चौक चौराहे में लगाए ना आधा घंटा कैमरा किसी भी जाके यू टर्न में, आप मुझे वहां पे शरह निकालें, 99% आपको मोटर बाइक वाला वायलेशन करता नजर आएगा। ट्रैफिक वार्डन उसी को ही रोक रहे होंगे। गाड़ी में अगर कोई कम उम्र चला रहा है, बगैर लाइसेंस के चला रहा है, कोई ताल्लुक ही नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है कि आप एक ठीक है कवानीन की पासदारी करवाना आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, कोई सिटी ट्रैफिक पुलिस का काम है, लेकिन ये क्या है कि आप सिर्फ ट्रैफिक जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनको ही पकड़े जाएं, उन्हीं का इशारा अगर खराब है तो उन्हीं को ही पकड़ लें, उन्हीं का अगर नंबर प्लेट का इशू है उसी को ही पकड़ लें, ये तो नहीं। अच्छा, एक और मुझे नहीं समझ आई आज तक, साई साहब इस पर ज़्यादा अच्छे से रोशनी डाल सकते हैं। हमने डॉल्फिन शायद इसको पेट्रोलिंग के लिए बनाया था, आज मुझे वो भी नाके लगा कर नजर आती है। एक पीरूज बनी हुई है, वो भी हमने शायद पेट्रोलिंग के लिए ही बनाई थी, आज वो भी नाके लगा के खड़ी है। ये उनका काम भी, मतलब हर जगह पे आप नाके लगा के खड़े हो गए और मोटरसाइकिलों को आप नहीं पकड़ने, इसके अलावा कोई और नहीं है। आप दूसरे उसको जस्टिफाई ये कैसे करेंगे? नहीं, एक और चीज आप एक मिनट ना साई साहब, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? आप हर बंदे को रोक रहे हैं, उसके बाद ठीक है चेक करें उसका अगर रिकॉर्ड है, उसका बाइक का अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसको पकड़ें, अगर नहीं है तो उसको छोड़ दें, ये हो रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ मोटरसाइकिल ही क्यों? मेरा तो सवाल ये है। दूसरी बात ये है कि कम उम्र को पकड़ें, बिल्कुल पकड़े जाना चाहिए था। और अच्छा, फिर उसमें दूसरी, आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि कम उम्र ड्राइवर अगर किसी मजबूरी में है तो उसको फिर क्या करेंगे? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी बहन और भाइयों को लेकर उन्होंने स्कूल जाना होता है, बहुत सारे ऐसे वालिदैन हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते वैगन रिक्शा,
किराया नहीं कर सकते, वो सारी जान कीमती है। नहीं बिल्कुल, जो भेजने वाले हैं उनको नहीं पता। डिसएग्री करती हूँ। नहीं शायद सिप्रा साहब ये रीजन नहीं है, ये कम उम्र ड्राइवर फिर दूसरों के लिए खतरे का बाइस बनते हैं, अपने लिए खतरे का। ये प्रॉपर ट्रेनिंग लेके भी रोड पे नहीं आते। हर किसी के लिए आपके पास लाइसेंस ही नहीं, आपका आईडी कार्ड ही नहीं है, आपकी कोई शनाख्ती नहीं, फिर उस चीज की क्या गारंटी है? और उससे अगर कोई नुकसान, किसी को नुकसान पहुंच रहा है, कौन जिम्मेदार है? आप देखिए, जिम्मेदार जो है, जो पहुंचा रहा है, जिम्मेदार तो वही है ना। आपके यहाँ एक ऐसा हाई प्रोफाइल केस चल रहा है ना, जिसने गाड़ी मारी थी, शायद 5-6 लोग DHA में अभी तक चल रहा है ना। उस बच्चे को अभी तक वही मिसाल समझ लें, वही मिसाल। उसके बावजूद अगर उस चीज को देखते हुए भी आपकी सड़कों पर लोग नजर आते हैं तो ठीक है। अगर तो आज तक वन व्हीलिंग रुक सकी है, नहीं रुकी। आप 3-4 बजे निकले, 5 बजे निकले, आपको केनार रोड हर जगह पे ये नजर आएगी। मोहसिन नकवी साहब के जो दौर था उसमें बड़ा फोकस किया गया लाइसेंस पे, और उन्होंने कहा था कि इसमें आसानियां पैदा करें, और बड़े तादाद पे लाइसेंस बने थे। इतने लाइसेंस मेरा ख्याल है पिछले 20 सालों में नहीं बने होंगे जितने उसे 1 साल के अंदर बने हैं। और उसमें उन्होंने जो टाइम पीरियड था उसको भी कम किया। अब जो एक कंपेन लॉन्च की है एडिशनल IG ट्रैफिक की जानब से कि आप बाइकर जो हैं वो सिर्फ अपना ID कार्ड लेके जाएं, वहाँ पे खसूसी काउंटर्स बने हैं, आप वेट ना करें वो 40 दिन का 42 दिन का, आप जाएं मौके पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस बना के दे देंगे। 20 लाख लोगों के 2 माह में लाइसेंस बने हैं, अभी इन्होंने 15 दिन की एक्सटेंशन दे दी है। ये सारे इकदाम इसीलिए किए जा रहे हैं कि आप रोड पे जा रहे हैं तो आपको कानूनी तौर पर भी सेफ्टी मिले। लेकिन वो जो कम उम्र ड्राइवर्स की बात है तो सिप्रा साहब, वो चाहे बाइकर्स हो, चाहे गाड़ी वाला हो, या कोई कमर्शियल व्हीकल पे बैठ के कम उम्र गाड़ी चला रहा है, उसकी तो हौसला शिकनी होनी चाहिए। इस तरह तो हर बंदे को यहाँ पे मसाइल हैं, वो तो ख़त्म हो ही नहीं सकते। आप कहें कि किसी का मसला है, बच्चों को छोड़ने जाना है, अगर आप बच्चों को छोड़ने जाना है, एक कोई एक्सीडेंट कर देता है, उस पर आपके 1 लाख रुपया खर्च आ जाता है, तो आप 100 रुपया बचाने के चक्कर में 1 लाख रुपया खर्च कर देंगे। रात को मेरी गाड़ी को हिट हुए हैं, 3 बच्चे थे, अचानक उन्होंने आगे जा रहे हैं, उन्होंने यू टर्न मारा ऐसे और बिल्कुल गाड़ी के आगे आके वो गिर गए। अल्लाह का शुक्र है चोट किसी को नहीं आई। वन वे की खिलाफ वर्जी ये कम उम्र ड्राइवर्स कर रहे होते हैं बाइक पे। बच्चों को तो अवेयरनेस ही नहीं, वो तो जिग-जैग बनाते हुए जा रहे हैं। उनको तो लगता है कि सारे लोग जो हैं सिर्फ उनको देख रहे हैं। साहिब साहब, मेरे पास 40 सेकंड है, मुझे ये चिंची वालों के खिलाफ बता दें, कोई मौसम कैंपेन इनको रजिस्टर्ड कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता? वो फिर हमारे पास एक चीज है ना, गुर्बत खत्म हो कैसे की अब देखें ना, आगे ना उसी गुर्बत वाला पॉइंट अच्छा मिला। यहाँ तजावुजात नहीं खत्म कर पाते हैं, गुर्बत वाली बात आ जाती है। हटाएंगे तो कहेंगे जी रेडी क्यों हटाई है, राती रोटी की तो खवाए बच्चे। ये मसाइल झूके तो रहने वाले, फिर इस पे बात करना, बहस करना है मेरे ख्याल से जो टाइम का ज़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। ब्रेक होगी, हेडलाइंस होंगी, फिर आएंगे शो में। स्टे विद अस। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ बात करेंगे सेहत सहूलियात के हवाले से। हमारे मुल्क में सेहत सहूलियात की बेहतरी के लिए कुछ सजेशंस और किस तरह से इनको मजीद बेहतर बनाया जा सकता है, और इसके साथ साथ कैंसर का बढ़ता हुआ रुझान, इस पर जदीद इलाज, और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इसके पेश नज़र आपने एहतियात क्या करनी है, इससे महफूज कैसे रहना है। साथ ही साथ कुछ बात होगी रियल एस्टेट के हवाले से, इसके जदीद रुझानात, और कुछ आपको बताएंगे कि वो लोग जो कि इस मामले में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं प्लॉट की खरीदारी के हवाले से, तो प्रोग्राम में ये भी हम शामिल करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मुस्लिम शमून साहब मौजूद है, जनरल सर्जन है, एवरकेयर हॉस्पिटल में इस वक्त अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। शौकत खान से प्रॉपर ये ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं, अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसे? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सेहत सहूलियात मौजूदा अभी जो हैं कैसे देखते हैं? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इनवाइटिंग मी टू योर शो, एंड सिटी 42 से एक हमारी पुरानी वाबस्तगी है। सेहत अगर आप देखें ना मैडम, दैट हैज़ बीन इम्प्रूविंग सिंस टाइम। जिस तरह वेस्ट में एक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आती है, इसी तरह पाकिस्तान में भी वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। बट इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़, करप्शन भी मैं कह सकता हूँ, लैक ऑफ बजट, उसकी वजह से हम थोड़ा पीछे है कंपेयर टू वेस्टर्न स्टेट्स। बट करेंटली अगर आप देखें, जिस तरह CM साहिबा मरियम नवाज शरीफ, उन्होंने जिस तरह एक बेड़ा उठाया है कि मुझे सबसे पहले हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करना है, और वो हमें ऑन ग्राउंड नज़र भी आता है। स्टार्टिंग फ्रॉम दी नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल, जो भी लास्ट मंथ ही हमने उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की थी। मैं खुद था वहाँ पे, CM साहिबा आई हुई थी, हेल्थ मिनिस्टर से हमारे ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, ख्वाजा इमरान रफ़ीक, सलमान रफ़ीक, तो एक ज़बरदस्त सेटअप बना रहे कैंसर का।
आई माई सेल्फ इज़ फ्रॉम शौकत खानम, लेकिन दैट इज़ अ स्मॉल सेटअप कंपेयर टू व्हाट दिस पंजाब गवर्नमेंट इज़ मेकिंग. दिस विल बी लाइकली रफली अराउंड 900 बेड्स, जिसमें हम 100 बेड सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो बच्चे होते हैं जिनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, उनके लिए बन रहा है. टोटल कॉस्टिंग इसकी अराउंड 60 अरब है. अच्छा. 60 अरब का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मेगा बन रहा है. वेलेंशिया से अगर आप सोसाइटी से बाहर निकले तो मेन पाइन एवेन्यू पे ही है. इसके अलावा कार्डियोलॉजी सीएम साहिबा ने सरगोदा में शुरू किया है. बखर है, वहाँ पे कतर हॉस्पिटल है, उसमें हम कैंसर यूनिट शुरू कर रहे हैं. तो हेल्थ सेक्टर जो एक मोहसिन नकवी साहब ने अपनी लेगेसी छोड़ी थी, वही अब सीएम मरियम नवाज साहिबा उसको कंटिन्यू कर रही है. जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में मोस्टली वी फाइंड कि वो आता है कि मैटरनल और जो डेथ्स होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेक्शन पे हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आज भी अगर आप देखें तो वी फाइंड पोलियो के केसेस. पोलियो अभी तक इट हैज़ नॉट बीन टोटली इरेडिकेटेड फ्रॉम पाकिस्तान. तो ये चीज़ें इंशाल्लाह वक्त के साथ सीएम साहिबा अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, हेल्थ पे बहुत फोकस है, फेडरल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी. उसके लिए हम बेहतरी के लिए इंशाल्लाह जा रहे हैं. चलें जी, दैट्स रियली ग्रेट. ये चीज़ें जिस तरह से आपने ख़ास तौर पर कैंसर हॉस्पिटल के बारे में बताया, जो कि अभी पंजाब हुकूमत की जानिब से बनाया जा रहा है, तो नो डाउट की चीज़ें वक्त की अहम ज़रूरत है. कैंसर की तरफ ही आ जाते हैं, ये मर्ज बढ़ता चला जा रहा है, क्या वजूहात हैं इसकी? कैंसर की डायग्नोसिस विथ टाइम हमारे मुल्क में भी जिस तरह बाहर भी वो बहुत ईजी अब हो गई है. इन द सेंस कि अगर आपको कोई भी सिम्टम आता है तो कोई भी पेशेंट होता है दैट गोज़ टू अ प्राइमरी फिजिशियन, और रेडियोलॉजिकल ऐसी इन्वेस्टिगेशंस और ऐसी हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वी कैन पिक अप कैंसर अर्ली कंपेयर टू जो पहले एक स्टेज 4 हम डिटेक्ट करते थे और पेशेंट स्टेज 4 में आता था हमारे पास, अब वो स्टेज 1 में ही आ जाता है. मेन रीज़न एक तो अवेयरनेस भी अब आ रही है विथ जैसे हमारा एजुकेशन लेवल बढ़ता जा रहा है, प्लस लोग सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि अब बाहर लोग ये कर रहे हैं तो हम भी वही करेंगे. तो टेक्नोलॉजी की वजह से वी पिक अप कैंसर अर्ली एंड देन उसकी फिर ट्रीटमेंट शुरू होती है. स्टेज 1 के अपने सिम्टम्स होते हैं, स्टेज 2 के अपने होते हैं, स्टेज 4 जो लास्ट स्टेज होता है उसमें फिर एज सच कोई हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं होता. मैं आपको इसमें मिसाल दूँ, एक हेड एंड नेक का अगर कैंसर है जिसमें ओरल कैविटी होती है चीक्स पे या टंग के ऊपर, कराची में इसके केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ड्यू टू बीटल नट, पान, तंबाकू. इसमें होता ये है कि सबसे पहले आपको एक छोटा सा कोई मोल या अंदर दाना जैसा फील होगा, डायरेक्ट रसौली नहीं बनती ना पस डिस्चार्ज आता है. तो इट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल मोल एंड देन इट प्रोग्रेसेस. तो अगर आप उसको वहीं डिटेक्ट कर लें तो उसका इलाज सर्जरी से हो जाता है. अगर वो बढ़ता जाएगा देन वी नीड टू गिव कीमोथेरेपी एंड देन फॉलोड बाय सर्जरी. तो ये हर पेशेंट टू पेशेंट, सिम्टम टू सिम्टम डिफर करता है. बिल्कुल सही. क्या पाकिस्तान में कैंसर का जदीद इलाज मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है. एंड स्पेशली अगर आप देखें, हम तो अब रोबोटिक्स, एक टाइम पे मैं सोचता था आज से 10 साल पहले कि पाकिस्तान में कब रोबोटिक सर्जरी आएगी. अब पाकिस्तान में रोबोटिक सर्जरी आ चुकी है. तो जिस तरह एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है बेसिक कैंसर की जो हम कैमरे से करते हैं, उन स्कोप उसका एक इंस्ट्रूमेंटेशन होती है, अब रोबोटिक्स आ रहे हैं. PKLI में डॉक्टर नदीम नुसरत हैं, वो यूरोलॉजी सारे ट्यूमर्स किडनी के और इसको डील कर रहे हैं. SIUT आप कराची जाए तो वहाँ पे डॉक्टर अदीब रिजवी की सुपरविजन में वहाँ पे रोबोटिक शुरू हो गया. सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स रोबोटिक सर्जरी. तो पाकिस्तान माशाल्लाह अब एक स्पेस पे आ गया कि वी कैन कम्पीट विद द यूरोपियन एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड. सही. मुझे ये बता दें कि हमने अवेयरनेस के पेश नज़र वो क्या चीज़ें करनी है कि हम कैंसर के रुझान को कम कर सकें? कैंसर अवेयरनेस में एक तो सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है, आप लोग के सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि कितनी अवेयरनेस हम चलाते हैं टीवी प्रोग्राम्स पे. इसके अलावा ये है कि वैसे ही अगर आप देखें तो आवाम को आहिस्ता आहिस्ता शऊर तो आते ही जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दी सोशल मीडिया. तो वेन एवर यू फाइंड दी फर्स्ट सिम्टम, यू फील द फर्स्ट सिम्टम, यू सी द फर्स्ट साइन, आप फ़ौरन प्राइमरी फिजिशियन को रेफ़र करें एंड देन ही विल गाइड यू टू अ कैंसर स्पेशलिस्ट और फिर आपका वहाँ से इलाज शुरू हो जाए. सही. हमारे लाइफस्टाइल का क्या रोल है इसमें? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नॉट फॉर ओनली कैंसर बट जनरली फॉर योर हेल्थ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पाकिस्तान में बहुत ही अभी भी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है. दोज पीपल हु आर वर्किंग 9 to 5, चले ठीक है उनका एक रूटीन बना हुआ है, बट पंजाब में मैं जब कंपेयर करता हूँ कराची से तो यहाँ पे और सेडेंट्री लाइफस्टाइल है. यहाँ पीपल गेट अप एट 11 o'clock, फिर पाए भी चाहिए, नहारी भी चाहिए, इस तरह की डाइट होती है. सो दैट इज़ नॉट गुड, बट यू शुड बी हैविंग अ गुड लाइफस्टाइल कि आप वॉक करें, दिन में आधा घंटा एटलीस्ट ज़रूर निकालें. कुछ नहीं तो वर्कआउट के लिए, जिम के लिए थोड़ा टाइम निकाल लें. सही. ये आपकी अपनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये चीज़ें मुख्तलिफ तरह के कैंसर हैं, सबसे ख़तरनाक कौन सा होता है? इसमें मैं खतरनाक नहीं बोलूँगा, कोई भी कैंसर खतरनाक हो सकता है अगर उसका स्टेज 4 है. अच्छा. जस्ट लाइक ब्रेन ट्यूमर कैन बी अ वेरी डेडली ट्यूमर, लंग्स ट्यूमर दोनों फेफड़ों के. फीमेल का अगर ब्रेस्ट कैंसर है सपोज, सो स्टेज 1 इज़ वेरी
सॉर्ट ऑफ गुड प्रोग्नोसिस, आप उसका सर्जरी से इलाज करा लें, कीमो की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बट वही ब्रेस्ट कैंसर अगर स्टेज 4 हो जाता है एंड इट हैज़ बीन स्प्रेडिंग टू द लंग्स और द ब्रेन या बोनी मेट्स, जो मेटास्टेसिस बोन में होता है, तो दैट इज अगेन वेरी डेडली। तो यू हैव टू पिक द कैंसर एट द फर्स्ट स्टेज रादर देन प्रोग्रेसिंग। कैंसर को लेकर ना एक मैं तो ही कहूँगी कि अब क्योंकि अब इतना जदीद दौर आ गया है, लोगों को लगता है कि बस इसका एंड जो है ना ये जानलेवा मर्ज है, तो क्या ये वाकई ही जानलेवा मर्ज है? अगर स्टेज 1, 2, 3 आप पिक कर लेते हैं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है, तो 5 ईयर सर्वाइवल बड़ा अच्छा होता है। मींस वी कैलकुलेट सॉर्ट ऑफ के 5 ईयर पेशेंट में कितना चांस है फॉर गुड सर्वाइवल, विच इज़ अराउंड 60 to 80% अगर स्टेज 1, 2 है। स्टेज 4 में यस इट कैन बी डेडली, और सिर्फ वो कैंसर की वजह से नहीं, जो सिर्फ जब कैंसर होता है तो बॉडी में और भी आपके मेटाबॉलिक फंक्शन सारे डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं। तो इट्स नॉट ओनली द कैंसर विच इज़ किलिंग यू, इट्स बेसिकली द अदर डिजीजेस जो उसकी वजह से शुरू हो जाती है। नॉर्मल इंसान को कुछ ऐसी अलामात जो कि किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, जो कि टुवर्ड्स कैंसर लीड कर सकती हैं। हम नज़ला जुकाम बुखार, रूटीन की खांसी, रूटीन का सर दर्द रहना, हम कहते हैं अच्छा जी काम आज ज़्यादा कर लिया है, शायद मैं हर रोज़ ऑफिस में ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, सर दर्द इसलिए नहीं जा रहा, या बैक में पेन इस वजह से हो रही है। तो कौन सी ऐसी अलामात जो अलार्मिंग हैं जो आपको किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं करनी? कैंसर में द मोस्ट एंड द फर्स्ट सिम्टम एंड साइन विच यू विल फील कि आपकी फूड एपेटाइट रिड्यूस हो जाएगी, वेट लॉस होगा। एक वेट लूज करना होता है कि मैं इंटेंशनली खुद वेट लूज कर रहा हूँ, खाना कम खा के, वर्कआउट करके या स्वेटिंग करके। एक वेट लूज होता है यू आर हैविंग फूड बट आपका वजन गिरता जा रहा है, उसमें टीबी, लिम्फोमास एंड दीज ट्यूमर्स। तो वो फर्स्ट होता है वेट लॉस। हमें पहला शिकायत जो मरीज़ करता है वो ये है कि हमारा 10 से 15 kg लूज़ हो गया, और जो कपड़े हमें नॉर्मली आते थे वो अब हमें बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो गए। सो दैट इज़ एन अलार्मिंग कंडीशन। यानी जहाँ कहीं भी आपको लगे ना कि आपका वेट गैर ज़रूरी तौर पर, यानी आप खाना पीने में भी कोई वो एहतियात नहीं कर रहे हैं, अच्छा खाना भी खा रहे हैं अपने रूटीन के मुताबिक, तो फिर भी आपका वेट कम हो रहा है, तो ये अलार्मिंग है। इस पर आपको खास तौर पे जाके अपने डॉक्टर को चेक कराना है। और मैं कैंसर हॉस्पिटल के रिगार्डिंग, अभी आपने कैंसर का टॉपिक है, तो इस पे सीएम साहिबा ने ये भी कहा था कि हम बाहर से डॉक्टर्स बुला रहे हैं, और हमने खुद वो उनकी स्पीच सुनी थी। तो जो इंसेंटिव्स बाहर लोगों को मिल रहे हैं, जो पे स्केल बाहर है वेस्ट में या मिडिल ईस्ट में, सीएम साहिबा की पर्टिकुलरली डायरेक्शंस थी कि वही पैकेज हम आपको देंगे। ये पूरी रेजिडेंशियल कॉलोनी बना रहे इसी नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल में, विच इज़ अराउंड 42 एकर्स। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बाहर भी जितने हमारे डॉक्टर्स हैं, बिकॉज पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत है, और अगर आप बाहर सर्विस दे सकते हैं तो सबसे पहले पाकिस्तान है, बिकॉज मैंने यही सीखा है बचपन से कि सबसे पहले पाकिस्तान। तो वी हैव टू सर्व आवर कंट्री। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो और इतनी ज़बरदस्त अगर सहूलियात मिल रही हैं तो बाहर अगर आपको वो सहूलियात जो यहाँ पर दे दी जाएंगी आपके अपने मुल्क में, तो फिर उससे बेहतर क्या है। रियल स्टेट के हवाले से कुछ मैं बात करना चाहूँगी, इसके जदीद रुझानात। रियल स्टेट सिंस लास्ट 2 years अनफॉर्चुनेटली ज़रा लोअर साइड पे हमारे वहाँ जा रहा था, लेकिन उसमें भी पॉजिटिविटी जो मार्केट ने निकाली वो ये थी कि बाइंग टाइम अच्छा था, बिकॉज जब मार्केट स्लो होती है तो यू कैन परचेज। सपोज एक कैनाल का अगर DHA लाहौर में प्लॉट 3.5-4 करोड़ का था से 2021 में, जब खान साहब की हुकूमत थी, फ्री एमनेस्टी थी, 2022 से वो नीचे आ गया है। आज वो चीज़ आपको 2 करोड़ में भी एक कैनाल का प्लॉट मिल जाता है। तो जिनके पास पैसा है रिजर्व में, उन्होंने बाइंग की है। तो माहौल अगर इनिशियली डाउन भी जाए, उसमें भी आप पॉजिटिविटी ये लो कि यू हैव द परचेजिंग पावर। यानी आप ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि ये अच्छा टाइम है, ये बाइंग टाइम था। बाइंग टाइम। अब मैं 2025 में देख रहा हूँ कि रियल एस्टेट इंशाल्लाह ऊपर जाएगा। रीज़न कुछ गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ थी। आप देखिए इंटरेस्ट रेट सिंस लास्ट 8 to 9 months 21% से करंटली इट्स 15%। अता तारा साहब ने हिंट दी थी हमें कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ये हम 9% सिंगल डिजिट पे ले जा रहे हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तो डेफिनेटली पीपल विल बी रिमूविंग द मनी फ्रॉम द बैंक एंड दे विल बी इन्वेस्टिंग इन द रियल एस्टेट बिजनेस। तो आप क्या समझते हैं जो मौजूदा पॉलिसीज हैं हुकूमत की, क्या उनकी वजह से हम रियल एस्टेट के बिजनेस को देख रहे हैं? फॉर श्योर मैं यही समझता हूँ कि जिस तरह इंटरेस्ट रेट ये नीचे लेके आ रहे हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऊपर जाएगी। बिकॉज अगर रियल एस्टेट नीचे था उसकी बहुत बड़ी वजह थी इंटरेस्ट रेट वॉज 21%। तो बंदा बोलेगा मैं क्यों प्लाजा बनाऊँ या मैं क्यों कमर्शियल या एक सोसाइटी की एक नई लैंड एक्वायर करूँ जब मैं बैंक में रख के आई एम गेटिंग द सेम अमाउंट। सो यू नो वही जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि लेड बैक कॉम है, लेजी है, तो दे वांट स्लो पैसिव रिटर्न इनकम आता है रादर देन वर्किंग हार्ड। तो ये हमारी कौमी एक रियल एस्टेट के बिजनेस को आप कैसे देखते हैं? मुल्की मशरत में बेहतरी के लिए इसका रोल क्या है? पाकिस्तानी रियल एस्टेट हो या कहीं की भी हो, रियल एस्टेट होल्ड्स अराउंड 15 to 20% ऑफ द टोटल इकोनॉमी। तो पाकिस्तान में भी मैं देखता हूँ कि अगर एक रियल एस्टेट आपका बूम आता है तो सिर्फ रियल एस्टेट ऊपर नहीं आता, उसके साथ 25 इंडस्ट्रीज आपकी लिंक्ड होती है।
आपका स्टील इंडस्ट्री उसके साथ लिंक्ड है, आपके भत्ते की इंडस्ट्री जो ब्रिक्स होती है, आपका जो है लेबर, आपकी टाइल मार्बल इंडस्ट्री, सैनिटरी, ये हर चीज़ ऊपर चली जाएगी। तो यू गेट द जॉब्स, यू गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज़। और जिस तरह अभी इस वक्त करंट आप देखिए कैपिटल गेन टैक्स जो हम प्रॉफिट कमाते कोई भी एक प्रॉपर्टी सेल ऑफ के बाद, तो इस वक्त फाइलर के ऊपर 15% है, नॉन फाइलर इट्स अराउंड 20 to 40% डिपेंडिंग वो एफबीआर में कितनी वैल्यू लिखा आता है। तो अगर ये रेट नीचे आ जाएगा तो काम में तेजी आएगी और पाकिस्तान के लिए बेहतर है। सजेशंस हैं कि अगर रियल एस्टेट को गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो मुल्क में बेहतरी आ सकती है, कुछ ऐसी सजेशन? बिल्कुल, मैं फाइनेंस मिनिस्टर से ये एक अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, पीएम शहबाज शरीफ साहब से भी, कि एक तो इंटरेस्ट रेट जिस पेस पे नीचे लेके आ रहे हैं दैट्स अ वेरी गुड पॉलिसी और हम इसके असरात अब देख रहे हैं। सेकंड ये कि फ्री एमनेस्टी आप अगर लॉन्च कर दे रियल स्टेट में तो ये ब्लैक मनी वाइट मनी का मसला ही खत्म हो जाएगा। सो लोग खुल के बगैर खौफ के, बिकॉज एफबीआर से आपको पता है खौफ तो होता ही है, वो सभी को होता है, ठीक है ना, तो वो खौफ अगर खत्म हो गया तो लोग खुल के रियल स्टेट में काम करेंगे और ये हमने देखा भी ये टाइम है। सही। अच्छा मुझे बताएं, रियल स्टेट में ये जो लोग काम कर रहे हैं जो सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज के साथ 5 मरला 10 मरला के प्लॉट पे डील कर रहे हैं, उस पर कुछ खरीदने वालों के लिए कुछ सजेशन हो, क्योंकि वो भी परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, प्लॉट खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, कुछ गाइडलाइन उन लोगों से जो कि खरीदारी करना चाहते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखें? इसमें मैं सबसे पहले बायर को ये कहूँगा कि नेवर गो फॉर अ 3 और अ 7 मरला प्लॉट, राइट, जो प्रॉपर होता है 5, 10 या 20 विच इज़ 1 कैनाल। सेकेंड ये कि इसमें गवर्नमेंट ये कर सकती है कि लोन्स दे सकती है। इसमें आप देखें कि मरियम नवाज साहिबा ने अपना घर अपनी छत की स्कीम लॉन्च की है और उसमें अब लोग बेनिफिशियरी है। मैं अपने हॉस्पिटल में देखता हूँ हमारे जो लोअर स्टाफ है उन्होंने अप्लाई किया था बैंक ऑफ पंजाब से, ऑनलाइन फॉर्म होता है, नाउ दे आर गेटिंग रिसीविंग द कॉल्स और अब उनकी सारा डेटा लिया जा रहा है एंड दे विल बी गेटिंग इंटरेस्ट फ्री लोन्स। तो अगर सरकार इंटरेस्ट फ्री लोन दे दे, 1 करोड़ का कोई घर बनता है, सरकार 50 लाख दे दे और 50 लाख वो बंदा अगले 3 सालों में या 4 सालों में सूद फ्री, इंटरेस्ट फ्री अगर देता है तो इस तरह तो सबके घर बन जाएंगे और अपना घर, सबकी ये ख्वाहिश होती है कि मेरा अपना घर हो। तो गवर्नमेंट ये कर सकती है कि इंस्टॉलमेंट ऐसी दे दें इंटरेस्ट फ्री, तो ये बड़ा फायदेमंद, ये बड़ी आसानी हो जाती है क्योंकि इंटरेस्ट फ्री अगर आपको मिल जाए और आराम से आप इंस्टॉलमेंट पे, तो फिर जो हर किसी का ख्वाब होता है अपना घर बनाना, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आसान भी हो जाएगा। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? लास्ट में मैसेज मैं एज ए डॉक्टर नहीं दूंगा बिकॉज हमने डिस्कस कर लिया, मैं एज ए पाकिस्तानी ज़रूर दूंगा कि इस वक्त जो फेक न्यूज़, सोशल मीडिया, डिजिटल टेररिज्म के एक प्रोसेस से पाकिस्तान गुजर रहा है, तो इसमें मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पीएम साहब और सीएम हमारी मरियम नवाज शरीफ साहबा सबसे अपील है, रिक्वेस्ट है कि जो भी इस फेक न्यूज़ को प्रोपगेशन में मुल्क के खिलाफ यूज़ कर रहे हैं सख्ती से निपटा जाए, बिकॉज रियासत सबसे पहले। बिल्कुल, रियासत है तो सब है। रियासत होगी तो आपकी सियासत होगी, अगर रियासत नहीं बचेगी तो पाकिस्तानी सियासत फारिग हो जाएगी। बिल्कुल, तो सबसे पहले पाकिस्तान। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक होगी, हम ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। सेगमेंट का सिलसिला हम शुरू करेंगे और सबसे पहले आपकी हेल्थ का ख्याल रखते हुए शामिल करेंगे आज की हेल्थ डिटेल। हमारे ट्रेनर जुहेब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी तरफ चलेंगे। ओवर टू यू। आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड प्रेसिडेंट और मेरे साथ है मरियम, और आज का जो वर्कआउट है वो आप सबका फेवरेट, आप लोगों का हर दिल अजीज, और जिसके बारे में आप लोग जब सोचते रहते हैं कि यार ये कम हो जाए ना तो शायद ज़िंदगी बदल जाए, जबकि ऐसा होता नहीं है क्योंकि आप लोग डाइट ही नहीं करते। एक्सरसाइज करें प्लस डाइट करें फिर रिजल्ट आएंगे। खाली एक्सरसाइज आपको कोई फायदा नहीं दे सकती, खाली डाइट भी आपको एक हद तक फायदा दे सकती है, लेकिन अल्टीमेट आपके गोल अचीव नहीं कर सकती। तो आज का वर्कआउट जो है वो हमारा है एब्डोमिनल। मुझे पता है ये एब्डोमिनल सुन के आप लोगों के चेहरे पे स्माइल आई होगी, बिकॉज आप यही तो चाहते हैं कि हम डेली एब्डोमिनल ही करें। तो वर्कआउट स्टार्ट करने के लिए वार्म अप करते हैं, उसके बाद हम एब्डोमिनल करेंगे। ओके, हाई नीज 1 2 3 एंड गो। जिससे पूछे जिम में कि यार आज कौन सी एक्सरसाइज कराएं, वो कहते हैं एब्डोमिनल करवा दो। तो ये एब्डोमिनल वाली साइकिल जो है ना मुझे समझ नहीं आती। पूरी बॉडी को ट्रेन करें, पूरी बॉडी को ट्रेन करना जरूरी है, और एब्डोमिनल भी करें, एब्डोमिनल बॉडी कैसे, लेकिन उतना ही टाइम दें जितना बाकी मसल को दे रहे हैं। 3 डेज के बाद या 2 डेज के बाद उसको थोड़ा थोड़ा ट्रेन करें, लेकिन कोशिश करें हफ्ते में 1 दिन पूरा एब्डोमिनल का रखें। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं हर दिन आधा घंटा एब्डोमिनल, इसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज मसल को रेस्टिंग टाइम ही नहीं मिला। जब मसल को रेस्ट मिलेगा तो फिर मसल अपनी प्रोडक्टिविटी दिखाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं, वार्म अप हो गया, स्टार्ट करते हैं सिंपल क्रंचेस से। ओके, 1 2 3 गो। सिंपल क्रंच 10 रैप्स करेंगे। 10 9 8 7 6
जितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके आप 20 रैप्स करेंगे और 3 सेट्स करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। शाबाश मरियम। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम आज की करेंगे टेबल टॉप पोजीशन। पहले हमने की थी क्रंचेस, अब है टेबल टॉप। टेबल टॉप इस एक्सरसाइज को इसलिए कहते हैं बिकॉज की पोजीशन टेबल की तरह की हो जाती है लेग्स की। ओके गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 more 10 come on 9 8 come on ठीक है कर सकती हो आप। शाबाश you can do it, come on Mariam। 7 6 5 4 3 2 and 1 perfect। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएं यार, रेस्ट चाहिए। चलें भाई लेट्स डू इट। लेग लिफ्ट करेंगे, टो टच करेंगे, लेग लिफ्ट, क्रॉस योर लेग्स, ट्राई टू टच योर फीट विद योर हैंड्स। शाबाश गो। 1 20 करेंगे, रेस्ट चाहिए नहीं, ये चलता रहेगा। ओके गो गो गो। शाबाश। 3 4 10 रैप्स करेंगे। 5 6 7 8 9 10 परफेक्ट मरियम, एक्सीलेंट। थोड़ा सा रिलैक्स करें, 10 सेकंड की ब्रेक करें, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे लेग रेस। ठीक है, हैंड उसके नीचे रखेंगे मैक्सिमम नीचे तक, क्लोज टू द फ्लोर, लेकिन पैर टच नहीं करना, पैर बस टच नहीं करना, लिफ्ट करें आप यहां तक बस। फाइन। ओके नीचे 10 रैप्स। 1 2 नीचे 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 परफेक्ट मरियम। ठीक है 10 रैप्स करेंगे आप लोग, उसके 20 रैप्स करेंगे और 3 सेट्स करेंगे। ओके नेक्स्ट हम करेंगे ऑल्टरनेट लेग रेस। पहले हमने कंबाइन लेग रेस किया था, अब ऑल्टरनेट करेंगे। 1 2 3 एंड गो। 10 9 थोड़ा सा कंट्रोल, इतना फास्ट नहीं। शाबाश ठीक है। 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1 वेरी गुड। शाबाश। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो करेंगे लेग लिफ्ट करेंगे और होल्ड करेंगे इन द एयर। ठीक है ओके 1 2 3 एंड गो। नीचे रखेंगे लेग फ्लोर के पास, और नीचे और नीचे। शाबाश। नाउ ओपन योर लेग्स, ओपन योर लेग्स। फाइन होल्ड इट। 10 9 8 7 बहुत अच्छे। लिप जिप अप नहीं करने, ब्रीथिंग करते जाना है। अगर लिप बंद हो गए सांस नहीं जाएगा, सांस नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ज़्यादा कर नहीं सकेंगी। 5 4 3 2 एंड 1 शाबाश। ओके एक एक्सरसाइज और करेंगे, अब ब्रेक करना है 10 सेकंड की। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ब्रेक खत्म हो गया। आ जाए शाबाश। प्लैंक पोजीशन पे आ जाएं। अब्डोमिनल की लास्ट एक्सरसाइज करें प्लैंक। ये हमारी 7th एक्सरसाइज है। जितनी भी एक्सरसाइज करें बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 3 दफा हर एक्सरसाइज को करेंगे, एटलीस्ट 20 सेकंड्स करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 3 शाबाश ठीक है। 5 4 3 2 10 9 क्या बचा बचा बस 8 7 6 5 4 3 3.5 2 एंड 1 शाबाश। एक्सेल मरियम बहुत अच्छा वर्कआउट किया आपने। शाबाश। आई होप कि आप डाइट भी कंट्रोल करी हैं ऐसे इतनी अच्छी। थैंक यू सो मच गाइस, ये था हमारा आज का अब्डोमिनल वर्कआउट। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों। थैंक यू सो मच जुहेब, आपने हमें गाइड किया और बहुत ज़बरदस्त टिप्स दी। आप हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा क्योंकि ये सेगमेंट स्पेशली हम आप लोगों के लिए डिज़ाइन करते हैं। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। मौजूदा स्मॉग की सूरत हाल को लेते हुए मेरे ख्याल से मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोगों को अपना रोल प्ले करना है, हम लोगों को आगे बढ़ना है। ऐसे में ही हमारे आज के मेहमान जो हैं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब, उन्हें ख्याल आया कि कुछ इस तरह से किया जाए कि अपने तौर पर स्मोक को कंट्रोल करने के लिए इनिशिएटिव लिया जाए। उन्होंने ये मिस्टिंग सिस्टम मुतारिफ कराया। सो उनको ये आइडिया कैसे आया, ये मिस्टिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है,
कैसे ये हेल्पफुल है स्मॉग के खात्मे के लिए और किस लेवल तक ये स्मॉग को कंट्रोल कर सकता है, इस मिस्टिंग सिस्टम का कमाल क्या है, ये काम किस तरह से करता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब, जो कि इस मिस्टिंग सिस्टम के बारे में हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच। बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, तो ये इंजीनियर्स वाला काम आपको करने का ख्याल बाय द वे कैसे आया? जो डॉक्टर है ना, जो ह्यूमन मशीन के साथ डील करता है, और ह्यूमन मशीन 3 प्रिंसिपल्स पे चलती है। एक मैकेनिकल प्रिंसिपल है जिसमें आपके बोन, जॉइंट, मसल इन्वॉल्व होते हैं। एक इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल है जिसमें आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं इन मसल्स को जाती हैं। और एक केमिकल प्रिंसिपल है जिसमें छोटे छोटे केमिकल्स आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और वो डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो सो डॉक्टर का इंजीनियरिंग से कोई डिसएसोसिएशन नहीं होती, क्योंकि ये प्रॉब्लम डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग से कंसर्न था। तो इसलिए दिस इज नॉट एनी इन्वेंशन, ये तो एक चीज को रीपर्पज किया गया है। तो उनसे इस मिस्टिंग मशीन के बारे में हमने पूछना है। मशीन तो नहीं है बल्कि इन्होंने एक सिस्टम सा बनाया हुआ है। सो बेसिकली आइडिया आपको कैसे आया? ये आइडिया तो ये पिछले दिनों जो कुछ चल रहा था, जितना AQI लेवल था, तो मेरा ख्याल था कि जिसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, जो कि इफेक्ट है, वो हमारी सिटी ट्रैफिक है। अर्बन जो आपकी पोल्यूशन है और अर्बन स्मॉग है, उसमें मेजर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हमारी सिटी ट्रैफिक है। और सिटी ट्रैफिक से जितने AQI के पैरामीटर्स हैं, जैसे पार्टिकल्स हैं, जैसे ओजोन है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सारे कार के एग्जॉस्ट से निकले जी। तो मैं एक इंडस्ट्री से भी के साथ भी काम करता हूँ, तो हमें देखा कि इंडस्ट्री में हम लोग कुछ स्क्रबर यूज़ करते हैं, जो वाटर बेस्ड स्क्रबर्स होते हैं, उसमें थोड़ा सा केमिकल होता है। तो उसी स्क्रबर का ये एक मिनिएचर जो है, मुझे इसके बारे में भी साथ साथ अगर आप ब्रीफ करते रहें, क्योंकि टाइम थोड़ा हमारे पास कम होता है, तो मैं चाहूंगी कि इसके बारे में हमें साथ साथ ब्रीफ करते रहें कि बेसिकली ये वर्क कैसे करेगा। ऐसे ही है कि ये एक मिस्टिंग सिस्टम जो है हमारे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में भी लगा होता है, घरों में भी लगा होता है। इसमें एक पंप है, पंप जो है वो इस रेजरवायर से, ये तो मिनिएचर रेजरवायर है जो आपके लिए हमने बनाया, इस रेजरवायर से पानी लेता है और वो पानी को मिस्ट बना के तो कार के एग्जॉस्ट के टर्मिनल पे वो उसको स्प्रे करता रहता है और कंटिन्यूसली स्प्रे करता रहता है। अच्छा। रेजरवायर में तकरीबन 20 लीटर पानी होता है जो कि 1 घंटा चल सकता है। तो 1 घंटे के बाद अगर आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है तो आप उसको रिफिल कर सकते हैं। सही। तो मुझे ये बता दीजिएगा, स्मॉग कम करने में ये किस तरह से रोल प्ले करता है? काफी हद तक इससे रिजल्ट भी आपने देखा होगा, जब आपने जाहिर बात है तजुर्बा किया होगा, तो क्या रिजल्ट सामने आए? स्मॉग जो है वो 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक है ओजोन लेयर और दूसरा है सस्पेंडेड पार्टिकल, जिसमें आप देख रहे हैं ना PM 2.5 है, PM 10 है। तो अगर हम ओजोन को ना बनने दें ग्राउंड लेवल पे, और ग्राउंड लेवल पे ओजोन बनती है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड एग्जॉस्ट से निकलती है और फिर वो लाइट के साथ रिएक्ट करती है, फोटोलिटिक रिएक्शन होता है और ओजोन बनती है। और ओजोन चूँकि विंटर में टेम्परेचर इन्वर्स हुआ होता है, तो ग्राउंड लेवल पे वो इकट्ठी होती रहती है और उसमें ही पार्टिकल सस्पेंड रहते हैं जो एक हेज क्रिएट करते हैं। तो अगर हम ये 5 पैरामीटर्स को टर्मिनल पे ही, जिसे कहते हैं निप द इवल इन द बड, जहाँ से निकल रहे हैं वहीं पे कैटर कर लें, तो ओजोन रिडक्शन में ये बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है। और दूसरा इसका ये है कि कार एग्जॉस्ट जो है वो नॉर्मली हॉट निकल रहा होता है, तो जब इसको मिस्टिंग हो रही होगी तो उसका टेम्परेचर भी कंट्रोल हो रहा है। थोड़ा सा आप इसको हमें ऑन करके भी दिखाएंगे? जी मैं दिखाता हूं। जी काइंडली ऑन कीजिएगा इसको। स्विच ऑन कीजिए। अब इसको देखिए, बिल्कुल आप देखिए ये जिस तरह बिल्कुल माइनस, वो बहुत सारी जगहों पर हमने वगैरह में जैसे ये देखिए, बिल्कुल खासी हद तक बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त है। आप जिस तरह से हम मौजूदा स्मॉग की सूरत हाल देख रहे हैं, अगर आप हो गई है एनीवे
तो ये कार में आप अपनी आसानी से नष्ट कर जी, मेरी कार में एक जो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके चैनल के बाहर खड़ी। जी बिल्कुल। तो अगर आप ये करना चाहें तो बड़ी कामयाबी से आप इसको कंट्रोल करने में, स्मोक को अपना कम से कम रोल प्ले कर सकते हैं और काफी हद तक इसमें कमी। और इसकी इंस्टॉलेशन जो है ये 10 मिनट्स में हो जाती है। अच्छा, खासा आसान काम। जी जी बिल्कुल। ये रिंग है, ये उसके साथ आपके एग्जॉस्ट के साथ लगना है और इसके साथ ये नोजल फिक्स हो जानी है। ये अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा लूज था। ऑब्वियसली जब आप इसको फिटिंग कराएंगे तो फिर ये अपने प्रॉपर एक तरीके से काम करेगा। थैंक यू सो मच जी, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। सो जिनकी बर्थडे है हम उनको विश करने जा रहे हैं। आज है जी 2 दिसंबर। बाय द वे, दिसंबर के हवाले से सोशल मीडिया पर बड़ी खास किस्म की पोइट्रीज और लोगों के इजहार ख्याल सुन रहे। खैर, दिसंबर में जो पैदा हुए हैं उनको विश कर लेते हैं। 2 दिसंबर है आज डेट, और आज बर्थडे है जी मुबशर भट्टी की, फैसल भट्टी, युसरा, और इसके बाद मोहम्मद आयान सफदर, मलिक मुर्तजाज, और इसके बाद जी रुहेल की सालगिरह है, सुलीन की सालगिरह है, और उसके बाद जी मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद मोहसिन रियाज, मोहम्मद यूनस, मोहम्मद जुनैद, अहमद यासीन, नूरुलैन, बालाज अहमद, मोहम्मद हसन, हुरैन ज़हरा, आयत जमशेद। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी सालगिरह को भी ऐसे ही स्पेशल बनाएं तो स्क्रीन पर नंबर है, अपना नाम और अपनी पिक्चर्स हमें व्हाट्सएप करें, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। इसके अलावा अपनी सजेशन हम तक पहुंचाएं। अगर आप में कोई टैलेंट है हमारे साथ शेयर करें, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। और इसके साथ साथ अपना फीडबैक भी जरूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।